हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, उम्मीद करने में क्या जाता है। तो चलो, पढ़ रहे हम टीचिंग इज पैशन पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम आज पढ़ रहे शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि हमारा 4 नंबर का लेसन है। सीटेट का 4 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। महत्वपूर्ण बात है, आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो आपसे बन पड़ता है वो करें, जो मुझसे बन पड़ रहा है वो मैं कर रही हूँ, जो आपसे बन पड़ेगा वो आप करिए। कोशिश करने में क्या जाता है जीवन में, जब आपको कुछ कुछ पाना ही नहीं है, कुछ खोना भी नहीं है, जब ये पूरा जो रास्ता है इसको काटते ही जाना है, तो अच्छा करके जाओ ना। कुछ अच्छाई में, शेयरिंग में हमेशा भरोसा रखिए। आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो ज़रूर आपकी तरफ कुछ अच्छा आएगा, जाने तो कुछ हो या ना हो, पर शेयरिंग में विश्वास रखिए, क्योंकि आप समाज के एक पार्ट है, तो कुछ सामाजिक दायित्व है आपका। तो क्या करेंगे आप, अगर आपके पास किसी दोस्त ने आपको, कोई आपका दोस्त अगर सीटेट की तैयारी कर रहा है, उस तक की वीडियो पहुंचा के अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए, वो अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। बहुत तकलीफ़ की बात होती है ये नोट्स निकालना फिर से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो अगेन नोट्स निकालना, अगेन क्या करना पड़ता है उसको, फिर से राइटिंग करना, फिर से आपके हिसाब से आपको समझ में आए, इसलिए फिर उसको बार बार क्या करना, कैसे ब्लर वगैरह करना, ताकि समझ में आए आपको। मतलब खुद के लिए इंसान इतनी कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो अपने हिसाब से खुद को समझाता है, पर जब आप किसी और को समझाने की कोशिश करते हो कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत ताम झाम करना पड़ता है। वही कर रही हूँ मैं, और उम्मीद और आशा है कि आपको यह सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तो किसे शेयर भी करें, और अच्छाई में हमेशा आगे रहे। तो बढ़ते हैं सेशन की ओर। आज का सेशन है शिक्षण सहायक सामग्री। तो 4 नंबर का सेशन है भाषा शिक्षण का महत्व और आवश्यकता। भाषा शिक्षण है तो फिर क्या आवश्यकता है भाषा शिक्षण की? भाषा शिक्षण का जो साहित्य है, शिक्षण सहायक सामग्री की क्या आवश्यकता है? भाषा शिक्षण का क्या महत्व है? तो सबसे पहला है ज्ञानात्मक कारण। ज्ञानात्मक कारण है कि ज्ञान को अर्जित करना है, ज्ञान सीखना है। जो ज्ञान है आजू बाजू में सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब किसी न किसी भाषा के फॉर्म में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी भाषा का सहारा आपको लेना पड़ेगा। आप डायरेक्टली किसी बात को सीख सकते हैं क्या? नहीं सीख सकते। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी भाषा में वो ज्ञान है, पर वो किसी न किसी भाषा में है, भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, किसी भी बात को सीखने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? तो ज्ञानात्मक कारण है ये, भाषा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। कौशलात्मक कारण है, कोई कौशल है, जैसे कि ज्ञान भाषा है, सुबह सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबह जो है, मतलब बहुत सारा जो आपका कौशल है सीखने का, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, वो भाषा में है, तो इसलिए आपको भाषा सीखनी पड़ेगी। कौशलात्मक कारण है एक उसका। दूसरा है रसात्मकता। भाषा सीखने के लिए आपको रसात्मकता, इंटरेस्ट भी ज़रूरी है। रसात्मकता है, इंटरेस्ट है, ये जो रस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अगर सीख रहे, पढ़ रहे, तो आपकी रुचि होनी चाहिए उसमें। रुचि निर्माण होने के लिए भाषा ज़रूरी है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो आपको कोई ना कोई भाषा तो सहारा देगी ना पढ़ाने के लिए, नहीं तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान जो है वो भाषा में, किताबों में बंद है। तो इसलिए ये जो रसात्मकता है, ये भी एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता यानी कुछ नया करने की जो सोच है। कुछ ना कुछ तो नया करने की इंसान हमेशा कोशिश करता है। कुछ नया करने की जो सोच है, उसको सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के अंदर आएगा। उसके आगे है शिक्षण सहायक सामग्री। आवश्यकता क्यों है? शिक्षक सहायक सामग्री है, ठीक है, पर उसकी आवश्यकता क्यों है? अब कुछ लोग जो है वो सुनकर सीखते हैं, कुछ लोग देखकर सीखते हैं, देखकर पढ़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गत्यात्मक कार्य करके, मतलब क्या करते हैं, तो क्रिया करके ही उनको समझाना पड़ता है, उनके सामने एक्टिविटी करनी पड़ती है, तब जाके वो समझते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, 65% लोग जो है, मतलब 65% जो लोग हैं वो देखकर सीखते हैं। विजुअल है, वो विजुअल एड्स के ज़रिए वो देखकर सीखते हैं। जो बात देखते हैं तो उसको जल्दी से सीख सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या इसकी है। दृश्यात्मकता 65%, विजुअल की संख्या ज़्यादा है। जो 30% लोग हैं वो क्या करते हैं, वो श्रव्यात्मक यानी क्या, वो लोग सुनकर पढ़ते हैं, मतलब वो ऑडियो एड से, ऑडिटरी है वो क्या करते हैं कि सुनकर किसी भी बात को सीखते हैं।
और जो 5% लोग हैं, 5% यानी 5% लोग गद्यात्मक, यानी उनके सामने कोई क्रिया आपको करनी पड़ती है तब जाके वो उसको समझते हैं, मतलब करके समझाना पड़ता है। ऐसे कितने % लोग होते हैं, तो 5% लोग होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसमें से एक क्वेश्चन 100% इतने लाइनों में से एक आपको सेटेट में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री है। शिक्षण सहायक सामग्री में भाषा के किसी भी पाठ को सीखने के लिए हम जो भाषा है, किसी भी भाषा के फॉर्म में जो साहित्य है उसको सीखने के लिए, भाषा के किसी भी पाठ को सीखने के लिए, भाषा में कोई पाठ है, कोई चैप्टर है, कोई कविता है, उसको सीखने के लिए जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करें उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे कि आप अगर कोई मैथ का चैप्टर पढ़ा रहे, जैसे चौकोन त्रिकोण पढ़ा रहे, तो आप उनको क्या करेंगे, तो वैसे आकृतियाँ बना के ले जाएंगे, तो वो उसको दिखाएंगे, चार्ट बनाएंगे। चार्ट पर भूगोल पढ़ा रहे तो चार्ट में आप अर्थ, उसके आजू बाजू के जो ग्रह है वो उनकी आकृतियाँ निकाल के वहाँ पे वो आप प्रेजेंटेशन उनको सादर करेंगे। अगर आपको स्काई प्रेजेंट करना है तो स्काई एक चार्ट पे बनाएंगे, उस पर किस तरह से तारे होते हैं, कहाँ पे चांद एक जगह पे दिखाएंगे। तो वो क्या होगा, रुचिकर बनता है। अध्यापन की जो क्रिया है, मतलब सीखने सिखाने की जो क्रिया है, ये जो शिक्षण सहायक सामग्री है, इससे ये क्या होती है, तो रुचिकर बनती है, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अब इसका महत्व क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री ठीक है, उसका महत्व क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का अधिगम कराना है, मतलब शिक्षा का, एजुकेशन का, अध्ययन का, अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को सीखना ज़रूरी है, बच्चों में अध्ययन होना ज़रूरी है। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक विविध एवं विभिन्न शिक्षण के सिद्धांत पद्धतियों विधियों द्वारा क्या करते हैं, तो अधिगम कराता है, मतलब सिखाता है। एक शिक्षक क्या करता है, तो बहुत सारी सिद्धांत, शिक्षण पद्धति एवं एक विधियों द्वारा क्या करता है, बच्चों को सिखाता है, यानी अधिगम कराता है। अधिगम कराना यानी क्या, सिखाना। इस कार्य हेतु शिक्षण सहायक सामग्री वो अत्यंत उपयोगी है। जो सिखाने का काम है बच्चों को, तो उसमें बहुत ज़्यादा शिक्षक की हेल्प करती है क्या, ये शिक्षण सहायक सामग्री। अतः भाषा के किसी भी पाठ को समझने के लिए आखिर में भाषा के किसी भी पाठ को समझने के लिए इस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। वह जिस प्रकार की सहायक सामग्री का इस्तेमाल करके बच्चों को समझाते हैं, हम जिसकी हेल्प लेते हैं, उस शिक्षण सहायक सामग्री, उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे वो चार्ट होंगे, जैसे वो प्रोजेक्टर होगा, जैसे वो कोई बड़ी स्लाइड होगी, जैसे वो आपने अगर प्रोजेक्टर लिया, प्रोजेक्टर पे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। आपका जो शिक्षण सहायक सामग्री में आपका वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, आपके पेन, पेंसिल, शिक्षण साहित्य, जो भी आपकी बुक है, नोटबुक है, वो सब उसमें आएगा। जो पढ़ने में हेल्प करता है वो सब कुछ उसमें आएगा। अब आगे है, इस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का वह साधन है वो जिसमें विद्यार्थी को किसी विषय का अधिगम कराना बहुत आसान होता है। मतलब शिक्षण सहायक सामग्री इस प्रकार की सहायक सामग्री है जो बच्चों को सिखाने में क्या करती है, तो बच्चों को सीखने में आसानी होती है और शिक्षक को सिखाने में उनको आसानी होती है। उसका महत्व और एक है, शिक्षण को प्रभावी बनाता है, ज्ञान को स्थिर बनाता है। अगर शिक्षण है जो उसने पढ़ा है, ज्ञान को क्या करती है, वो स्थिर बनाती है। जो दिमाग में है वो, मतलब अगर उसने खाली पृथ्वी कौन सी है, अर्थ कैसी होती है, वो पढ़ा खाली, और उसने अगर उसका पूरा आकृति देखी पृथ्वी की, तो वो ज्ञान है उसके दिमाग में फिट हो जाएगा, स्कीमा में स्थिर हो जाएगा। कक्षा की निरस्ता खत्म हो जाती है। मतलब एक कक्षा है, एक क्लास में अगर आप ज्ञान भरते जाएंगे बच्चों के अंदर, मतलब उसको खाली उनको बोलते जाएंगे, वो सुनते जाएंगे, तो वो झपकियाँ लेंगे नींद की, बोर हो जाएंगे, कोई एक वक्त के बाद उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। पर अगर कुछ शिक्षण सहायक सामग्री आप उनको दिखाएंगे तो उनके दिमाग में ये ज्ञान जो है वो फिट हो जाता है। वो क्या होता है, वहाँ पे वो ज्ञान क्या होता है, स्थिर बन जाता है। कक्षा की निरस्ता खत्म हो जाती है, कक्षा में इंटरेस्ट, रुचि क्रिएट हो जाती है। कक्षा में एक प्रकार का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है, सीखने के प्रति रुचि निर्माण हो जाती है। जटिल एवं सूक्ष्म ज्ञान को भी सरल समझने में मदद करता है। जटिल एवं जो संकल्पना है, कुछ जटिल है, जो समझ के बाहर है, उनको भी समझने के लिए क्या करता है, तो ये शिक्षण सहायक सामग्री है जो मदद करता है। विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान को स्थिर बनाता है। विद्यार्थियों को क्या होता है, अनुभव प्राप्त होता है, जिससे वो ज्ञान को क्या होता है, बच्चों के मन में जो ज्ञान है वो स्थिर बनता है। वो ज्ञान क्या होता है, तो एक स्थिर उसको बनाता है, क्या, शिक्षण सहायक सामग्री। अब उसके आगे चलते हैं, जो आगे का भाग है वो है, विद्यार्थियों
विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है। इसके ज़रिए क्या होता है, विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है क्योंकि वो खुद भी उस चार्ट को देख सकता है, वो खुद भी उस चार्ट के चित्र देख के कुछ अनुभव कर सकता है। अगर आपने उसको कुछ अगर आपको साइंस का पढ़ाना है, आपने कुछ कडधान्य लेके गए आप और उसको दिखा दी कि ऐसे होते हैं ज्वारी, बाजरी, गेहूँ, तो वो उसको देख के, छू के, महसूस करके कुछ समझेगा कि इस तरह की ज्वारी होती है, इस तरह की बाजरी होती है। जो द्विदल और एक दल किस तरह का होता है, अगर द्विदल है तो उसके एक जैसे 2 भागों में वो विभाजित होगा। अगर एक दल है तो वो ज्वारी एक दल है, कोई दाल है तो समझो चना है तो वो द्विदल है, तो द्विदल में आएगा। तो आप उसको फोड़ के दिखा सकते हो कि इसको तोड़ने के बाद, इसके बीज को तोड़ने के बाद इसके समान 2 भाग होते हैं। और अगर ज्वारी के आप छोटे से पार्ट को तोड़ेंगे तो वो नहीं टूटेगा, वो समान भागों में विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए वो एक दल है, द्विदल है। अगर समझाना है आपको तो उस तरह से आप उन्हें समझा सकते हो। अगर आपको वहाँ पे उन्हें कोई साइंस की, कोई मैथ की, कोई भूगोल की कोई भी एक्टिविटी समझानी है तो आपको उनको कुछ सहायक सामग्री का सहारा लेके समझाएंगे तो उनके अंदर, ये दिमाग के अंदर वो स्कीमा फिट हो जाएगा, ज्ञान के अंदर वो बातें उनके ज्ञान में सहायक बनेगी। विद्यार्थियों के ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा। देखो मैंने अभी बताया ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा। कुछ मटेरियल को वो छू के, अनुभव करके, कुछ देख के, कुछ महसूस करके, कुछ सुन के वो क्या करेंगे, उसको महसूस करेंगे और वो सीख पाएंगे। उनके ज्ञानेंद्रियों का मतलब उनका जो आँखें हैं, उनके जो सेंस है, उनकी जो स्किन है, उनके जो हाथ है, ये सब का वहाँ पे क्या होगा, विकास होगा। कानों का, आँखों का, बोलने का, वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ करके वो सीखेंगे। वो अनाज को हाथ लगा के सीखेंगे। हर बात में वो क्या करेंगे, तो ज्ञानेंद्रियों का विकास करके सीखेंगे। उसके बाद में स्वयं काम करने एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास होता है। स्वयं काम करने की यानी खुद काम करके सीखने की, मतलब क्या, तो एक्टिविटीज़ करके, कुछ काम करके सीखने की उनमें एक क्षमता, आत्मनिर्भरता, क्या स्वावलंबन उनमें क्या हो जाएगा, तो विकास हो जाएगा स्वावलंबन का। विद्यार्थियों में उत्सुकता निर्माण हो जाती है। विद्यार्थियों में अगर आपने कुछ चार्ट, कुछ साहित्य वहाँ पे अगर आप बैग में भर के ले गए तो उनमें रुचि बढ़ जाती है कि आज मैम क्या लेके आई है, आज सर क्या लेके आए हैं, आज सर ने चार्ट में क्या लाया है, तो उनकी रुचि जागरूक हो जाती है, उत्सुकता बढ़ जाती है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार है। अब शिक्षण सहायक सामग्री क्यों ज़रूरी है देखा, उसके महत्व को देखा, वो क्यों ज़रूरी है, उसके प्रकार क्या है। सबसे पहली है दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स है। विजुअल एड्स में एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिन बच्चों को सुनने में समस्या हो उनके लिए विजुअल एड्स दृश्य सामग्री है। जैसे श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड यानी आपका जो ब्लैक बोर्ड, जो वाइट बोर्ड जिसकी सहायता से आप पढ़ते हो, जो आपको दिन रात आपके दिमाग में रहता है कि वाइट बोर्ड पे ऐसा लिखा था, वैसा लिखा था, सर ने ये आकृति ऐसी निकाली थी, मैंने ऐसी निकाली। वहाँ पे वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन रहता है। एनी टाइम शिक्षक क्या करते हैं, वहाँ पे पढ़ाते रहते हैं। तो श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड आ सकता है उसमें। अभी तो प्रोजेक्टर, मानचित्र, फोटो, चार्ट, प्रोजेक्टर, ये भी उसमें आएंगे, जो देख के पढ़ेंगे। जिसको फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, वो भी आएगा उसमें। OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, वो भी उसमें आएगा। समाचार पत्र भी विजुअल एड्स का एक भाग है, जो समाचार में भी क्या, तो देख के पढ़ते हैं, देख के सीखते हैं। और जिनको सुनने में समस्या है तो उनको दिखा के क्या कर सकते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। अब 2 नंबर की सामग्री है, वो है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री जो है ऑरल है, AURAL, ऑरल और ऑडियो में फ़र्क है। ऑरल ये 30% लोग ऐसा ये ऑरल देख के सुन के पढ़ते हैं, ऑडियो एड्स ही। इन सामग्रियों के द्वारा कानों से सूचना ग्रहण की जाती है और क्या होता है वहाँ पे, वो एक्सेप्ट की जाती है। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे रेडियो के बाद आता है ऑडियो कैसेट प्लेयर। जो पहले टेप था, टेप में ऑडियो कैसेट डालो, वो गाने वगैरह सब कुछ सुनाती थी। और सब उसके पहले, अभी तो थोड़ा सा टेक्निकल में हमने प्रगति कर ली है, तो मतलब लाजमी है कि अभी बहुत ज़्यादा साधन निकले आपके पास, तो अभी रेडियो कोई नहीं सुनता। नहीं तो एक ज़माना था कि रेडियो भी उनमें आता था। रेडियो क्या करता था, दुनिया भर की खबरें सुनाता था, दुनिया भर के अच्छे बुरे गाने सुनाता था, दुनिया भर के अच्छे बुरे प्रोग्राम सुनाता था। तो मनोरंजन का एक साधन था। जो श्रव्य मतलब क्या, सुन के सामग्री पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग करना। अब आता है दृश्य श्रव्य सामग्री। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है, जिसमें टीवी आएगा हमारा,
और जिसमें फिल्म प्रोजेक्टर आएगा, जिसमें वीडियो प्लेयर आएगा, वीडियो प्लेयर, फिल्म प्रोजेक्टर, टीवी, ऑडियो विजुअल एड से। ये ओरल थे और दूसरे जो थे इससे पहले वो खाली विजुअल थे, और ये क्या है, ऑडियो विजुअली, मतलब इसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। देख और सुन के इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये प्रभावी है, ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें पढ़ा हुआ ध्यान में रहता है। IMP है, ये हमेशा ध्यान में रहता है। तो इसलिए क्या करते हैं, देख के सुन के पढ़ते हैं। इसलिए तो हमने अगर कोई फिल्म वगैरह देखी तो हम वहाँ पे सुनते भी हैं कानों से और देखते भी आँखों से, तो बड़े दिनों तक वो तरोताज़ा यादें बन जाती है हमारे दिमाग में। कहने का मतलब ये है कि सुना और देख के जो एक इकट्ठा है, जैसे हम TV देखते हैं तो सास बहू की सीरियल्स बहुत ज़्यादा याद मतलब दिमाग में बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती है भला? क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तो आवाज़ होती है सुनने के लिए और एक तो देखने के लिए दृश्य होता है, तो दोनों ऑडियो विजुअल होता है, इसलिए याद में रहता है। चलो, ये रहा कुछ बहुत ही ख़राब जोक था, पर कोई बात नहीं, आप अगर इसे याद रखेंगे तो अच्छा है। अब यहाँ पे और एक एस्पेक्ट आता है भाषा प्रयोगशाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक प्रश्न हमेशा बनता है सीटेट के लिए। बच्चों की समस्या का निराकरण करने की कोशिश करती है भाषा प्रयोगशाला। बोलने से, उच्चार से संबंधित समस्या का निराकरण करती है। भाषा प्रयोगशाला में क्या होता है, कुछ बच्चों को बोलने में समस्या होती है, कुछ बच्चों को सुनने में समस्या होती है, कुछ बच्चों को सुन के समझने में समस्या होती है, कुछ बच्चों को उच्चारण में समस्या होती है। तो वो समस्याओं की जड़ को देखना और उनको ख़त्म करना, और जो लैंग्वेज लैब्स है वो क्या करती है, तो उनकी वो उन समस्याओं को क्लियर करती है, वो होती है भाषा प्रयोगशाला। अब और एक भाग है, एक यहाँ पे पाठ्य पुस्तक, जो हमारे हाथ में एनी टाइम रहता है। आजकल तो मोबाइल की वजह से पाठ्य पुस्तक भी दूर होता जा रहा है, हमसे दूरी बना रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल की स्क्रीन से खेलते रहते हैं। अभी ये वक्त की नज़ाकत को समझो, इस तरह की बात हो गई। एक तो ज़रूरी है भी मोबाइल और ज़रूरी नहीं भी है मोबाइल, क्योंकि लेने चलेंगे तो बहुत कुछ अच्छा है इसमें, और अगर नहीं लेने चलेंगे तो इतनी बुराई है कि दुनिया की सारी बुराई इसमें ही है, और अगर अच्छाई ढूंढेंगे तो दुनिया की सारी अच्छाई भी आपको इसमें ही मिलेगी। तो आपको क्या लेना है इसमें से आपको तय करना है। तो पाठ्यपुस्तक वन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द टीचिंग, मतलब ये पाठ्यपुस्तक क्या है, बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन है। ये कंप्लीट है क्या नहीं, ये बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन ये पाठ्यपुस्तक है, एक संसाधन है शिक्षा का। बाह्य गुण है पाठ्यपुस्तक के, वो पाठ्यपुस्तक अट्रैक्टिव कवर होना चाहिए ताकि अंदर झांकने का मन करे, पुस्तक क्या है उसको खोलने का मन करे, इसलिए उसका कवर पेज अच्छा होना चाहिए, कलरफुल कवर पेज होना चाहिए। जो कवर पेज है उस पर कुछ अच्छे चित्र बने होने चाहिए, वहाँ पे जो उसकी हेडिंग है वो बड़े अक्षरों में होनी चाहिए, अट्रैक्टिव कवर होना चाहिए उसका। और आंतरिक गुण कैसे होने चाहिए, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किताब को बनाया गया होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक ढंग से किताब को बनाया गया होना चाहिए। उसकी जो भाषा है वो उस क्लास के बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के अनुसार होनी चाहिए। नहीं तो हम 5वीं के बच्चों को अगर 10वीं की भाषा दे देंगे तो वो उनको समझ में नहीं आएगी। बच्चों के लिए सरल भाषा का प्रयोग किया गया होना चाहिए पुस्तक में, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया होना चाहिए। वहाँ पे उनमें कुछ मनोवैज्ञानिक तरह से, मतलब बच्चों का उस उम्र की बच्चों की मानसिकता, उनका IQ लेवल, उनकी मानसिकता क्या होगी, साइकोलॉजी किस तरह की होगी, उसी तरह का उनका बुक होना चाहिए। नहीं तो आप अगर उनको बुक 10वीं के लेवल का दे देंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा। अब और बात आती है बाल साहित्य और चिल्ड्रंस लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न तो इसमें से बन सकता है। बाल साहित्य और चिल्ड्रंस लिटरेचर यानी कि तो चाचा चंपक की कहानियाँ आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, सुनी नहीं होगी, पढ़ी होगी। जब आप बालपन में थे, बच्चे में चिल्ड्रंस में आती थी, तो वो आपने इंटरेस्ट के लिए आपको एक बुक रहती थी जिस पर ये कहानियाँ रहती थी, बहुत बड़ी राजा और रानियों की कहानियाँ, और कुछ कहानियाँ रहती थी वहाँ पे जानवरों की, फॉग की, बहुत सारी कहानियाँ रहती थी। जो कहानियाँ क्या करती थी, आपको पढ़ने में बहुत मदद करती थी। वो लाजमी था कि उस उम्र में वो ज़रूरी होती है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनी रहे। तो चिंतन जागेगा, कल्पना होगी, समग्रता आएगी। मतलब क्या, किसी भी बात के प्रति आपको चिंतन जागेगा, कल्पना होगी कि क्या था, कैसी थी, किस तरह का माहौल था, कैसा ताजमहल था, किस तरह की वहाँ पे सजावट थी, और समग्रता आएगी। मतलब हर बात को समझने की उसमें कैपेसिटी, एबिलिटी आएगी। बाल साहित्य, चिल्ड्रंस लिटरेचर इसमें बहुत मदद करता है। अभी तो बाल साहित्य के भी वीडियो निकले हैं, अभी तो पढ़ना तो बहुत दूर गया है। अभी हर बात को हम क्या करते हैं, अभी शॉर्टकट में, शॉर्ट स्वीट में लेना शुरू कर दिया है। उसके बाद में आता है क्रिया सहायक सामग्री। जो
काइनेस्थेटिक है, मतलब क्या, करके सीखना, क्रिया करके सीखेंगे ऐसे लोग। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है, मतलब क्या, तो क्रिया एक्टिविटी करके सीखेंगे। ट्रिप आयोजित करना, जैसे अगर आपने किसी भौगोलिक ट्रिप का आयोजन किया तो बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, तो झरना हुआ, किनारा हुआ, धरण हुआ, तो उसको देखते हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसका अनुभव करते हैं। नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे नई नई चीज़ों को देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है। बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। ट्रिप का आयोजन करना, विज्ञान प्रदर्शन का आयोजन करना, ये क्या करते हैं, तो उनको डायरेक्टली एक अनुभव उनको प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टली वो उनको क्या होता है, तो उनके अनुभव में आ जाता है, उनके सेल्फ एक्सपीरियंस में ये आ जाता है। तो ये क्रिया सहायक सामग्री भी इसमें हेल्प करती है, मदद करती है। तो आगे चलते हैं। बहुभाषिकता। अब बहुभाषिकता ये भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंग्विलिज्म। तो मल्टीलिंग्विलिज्म की स्पेलिंग में भी बराबर है, में भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको समझना है खाली। आपको इसमें कई पे भाषा का मतलब का नाम, उसकी जो व्याकरणिक दृष्टि से उसको आपको तय नहीं करना, आपको खाली समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, आपको क्यों दिया गया है। तो एक कक्षा में दो या दो से चार भाषा बोलने वाले, दो या दो से ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। तो लाजमी है, हर एक बच्चे की भाषा अलग है, हर एक का जो बैकग्राउंड है वो अलग है, हर एक का जो इन्वायरमेंट है, उसको जो प्रोवाइड हुआ है, जो जिस माहौल से वो आया है, तो उसकी अलग अलग भाषा हो सकती है। तो आपको ये नहीं कहना कि तेरी भाषा बहुत बेकार है तो तुझे नहीं पढ़ाना और तुझे कुछ नहीं आता, नहीं, उसकी जो भाषा है तो उसका भी आपको स्वागत करना है। उसको आपको एक संसाधन के रूप में लेना है। आपको उस बच्चे को उसकी भाषा में जो ज्ञान है तो उसको पूछना है कि तुम्हारी भाषा में बताओ कि तुम्हारी भाषा में इसको क्या बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, नदी को, झरने को क्या बोलते थे तुम्हारी भाषा में। तो तुम इसको कैसे समझोगे, तुम इसको आपको उसको उसकी जो भाषा है उसका भी स्वागत करना है, उसको संसाधन के रूप में लेना है। आपको उस भाषा को क्या करना है, तो एक अच्छाई के तौर पर लेना है, ना कि आपको उसको ये सुनाना है कि नहीं तेरी भाषा बुरी है, तेरा कल्चर बुरा है, तुझे कुछ नहीं आता, ऐसा बोल के आपको उसको निराश नहीं करना है। उसने जो कुछ लेके आया है, उसका जो कुछ प्रीवियस नॉलेज है, आपको उसके साथ उस पर उसकी नींव बनानी है, उसी नींव पर आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसी ज्ञान के आधार पर उसको आपको आगे पढ़ाना है। उनके भाषा को एक संसाधन के रूप में लेना है। कोई भी भाषा हो उनकी, उसका आपको स्वागत करना है। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग इन्वायरमेंट के, अलग अलग माहौल में से बच्चे आए हुए होते हैं। विभिन्नता में आपको एकता का अनुभव होता है। विभिन्नता में मतलब देखो, मेरी भी भाषा गड़बड़ा जा रही। विभिन्नता में आपको एकता का अनुभव होना चाहिए कि वहाँ पे किसी भी जाति, धर्म, पंथ का बच्चा हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, उसका कोई भी धर्म हो, उसकी कोई भी परंपराएं हो, उसका आपको स्वागत करना है। उसके आपको किसी भी बात को बुरा नहीं कहना है कि तेरी भाषा अच्छी नहीं है, तेरा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तेरे आजू बाजू का माहौल अच्छा नहीं है, तेरी परवरिश अच्छी नहीं है। उसका वो जो कुछ लेके आया है उसी को आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसके ऊपर आपको उसके ज्ञान की नींव रखनी है। विभिन्नता में एकता का उपयोग होना चाहिए। सभी भाषाओं का स्वीकार करना चाहिए, उनको मान देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। सभी भाषाओं को आपको लेके पढ़ना है, सभी भाषाओं को लेके आपको बच्चों को पढ़ाना है, ना कि आपको उसको ये बोलना है कि तेरी भाषा अच्छी नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता, तेरी भाषा बेकार है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा बोल के आपको उस बच्चे को निराश नहीं करना, उसके हर बात का आपको वहाँ पे स्वागत करना है, उसको वेलकम करके पढ़ाना है। ये आपका वहाँ पे कर्तव्य बनता है। उसकी भाषा कोई भी हो, उसका इन्वायरमेंट कैसा भी हो, किसी भी माहौल से आया हो, वो अगर उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं भी है तो भी आपको उसको अपने साथ लेना है। सबको एक साथ लेके आपको उसको पढ़ाना है, सबको एक साथ लेके उनके ज्ञान में आपको वृद्धि वहाँ पे करानी है। तो ये था आपके कुछ बहुभाषिकता, पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्य, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार देखे हमने। शिक्षण सहायक सामग्री क्यों इम्पोर्टेंट है देखिए, उसका महत्व देखा, कितने परसेंट लोग देख के पढ़ते हैं, कितने परसेंट लोग सुन के पढ़ते हैं, कितने परसेंट लोग काइनेस्थेटिक क्रिया करके मतलब लोग करके सीखते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री देखी हमने, जो ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, रसात्मक और सृजनात्मक सामग्री है, जो सुबोपली है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भी यहाँ पे आया। तो ये थी आपके कुछ पते की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम क्या करते हैं, तो सेशन को अभी के लिए थोड़ी देर के लिए आपको एक बात बता देते हैं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। जो आपके पास है वो हमेशा बांटने की कोशिश करें, बांटने से ज्ञान बढ़ता है, उसमें कोई भी नुकसान
नहीं होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश। अगर आए कोशिश मेरी कहीं पे कामयाब हो रही है, मेरा नोट्स निकालना, फिर से उनको लिखना और आपके सामने प्रेजेंट करना, इसके लिए बहुत मुझे करीब 4-4 घंटे लगते हैं एक वीडियो के लिए, क्योंकि उसकी नोट्स निकालना, उनको मराठी में ट्रांसलेट करना है, मराठी के लिए तो ट्रांसलेट करना, बाद में उस एक लेसन के लिए एडिटिंग के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं, जिसको अगर आप क्वालिटी बढ़ाने आपको ये डायरेक्ट वीडियो पोस्ट करेंगे तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं दिखती, तो उसको काइन मास्टर में एडिट करना पड़ता है, फिर आप तक उसे पहुंचाना पड़ता है, आवाज़ बढ़ा के बहुत सारे झमेले करने पड़ते हैं। तो मेरे ये जो मैं मतलब इतना कर रही हूँ, तो इसका कोई ना कोई तो मतलब निकले, अच्छाई में हमेशा आगे रहे। तो आपने एक दोस्त को आप ज़रूर हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है, आपके जिसने नए सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब किए हैं, सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और जो नहीं कर रहे हो उनका भी शुक्रिया, और जो करने वाले हैं उनका भी शुक्रिया। तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ईमानदारी से एक अपने दोस्त को इसे शेयर करें, और उनको भी रिक्वेस्ट करें कि अगर वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इन नोट्स के ज़रिए करें, अच्छाई में हमेशा आगे रहे, बी ऑन कॉन्स्टेंट विद योर सेल्फ, अपने साथ बने रहिए, क्योंकि आप अपने आप को जितना जानते हैं उतना आपको कोई नहीं जानता। आप एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे, क्योंकि दुनिया में ढेर सारे प्रॉब्लम्स है, ढेर सारे समस्याएं, आप सबको बदल नहीं सकते, आप सबको अपने तरीके से नहीं ले सकते, आप खाली अपनी तरीके से कोशिश कर सकते हैं कि उनमें जो आपसे जो बन पड़ेगा उतने बदलाव आप अपने ज़रिए लाएंगे, तो आपके लिए एक यहाँ पे आने का कोई मतलब होगा सबके लिए। जो हम ह्यूमन बींग्स है, जो इंसानियत है, वो कहीं ना कहीं पे ज़िंदा रहे, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और अपने स्टडी का, अपने जो पढ़ाई है उसमें कंटिन्यू बने रहें। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभी 2 लेसन बाकी है, 2 लेसन के बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चन की। आपका हिंदी और मराठी में कम से कम आउट ऑफ 28 तक स्कोर्स आए, इतनी में आपकी प्रैक्टिस करा के ज़रूर लूँगी, क्योंकि अभी 1 महीना बाकी है एग्ज़ाम के लिए, हम तब तक बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी के लिए रुक जाते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।